व्हाट्सअप ऑल माई VCN। सो वेलकम टू रफ्तार, जहां पर बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिनसे आगे आने वाले पेपर में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, एंड दैट टू इन अ रफ्तार वे। यानी कि आज हम 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करने वाले हैं। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आज मैं आपको कराने वाली हूं। सो देर किस बात की VCNs, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। फटाफट से मैं ये टाइमर स्टार्ट कर देती हूं। 20 मिनट का टाइमर मेरे पास है और अब मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, जिसमें से बच्चे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आपको स्पीड ऑफ वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की वेवलेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए, जिसको हम C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा के नाम से जानते हैं। C आप सब बच्चे जानते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ वेव। न्यू क्या होता है? इट इज द फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या होता है बच्चे? वेव लेंथ। किसी भी वेव की जो वेव लेंथ होती है दैट इज बेसिकली रिटन एज लैम्डा। तो ये हमारी क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है वो हो गया। द सेकेंड टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर फोटोन। सो बच्चे, एक पर्टिकुलर फोटोन या एक पर्टिकुलर क्वांटम की एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, जिसको हम H इंटू C बाय लैम्डा लिखते हैं। ये एक फोटोन की एनर्जी है। मगर अगर मैंने आपसे पूछा कि n फोटॉन्स की एनर्जी बताओ, द एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, तो फॉर्मूला बन जाता है n इंटू H इंटू न्यू या फिर n इंटू H इंटू C बाय लैम्डा, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, यहां पर H क्या होता है बच्चे? H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्या ये दोनों के दोनों फॉर्मूला सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं? यहां तक सारी चीज क्लियर हो गई है तो अब मैं आपको आज की क्लास का तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताती हूँ जो जेईई मेन में डायरेक्टली यूज होता है। बच्चे, एक नई यूनिट होती है जिसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, और वोल्ट को मैंने V लिख दिया। तो ओवरऑल जो मेरा इक्वेशन है वो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल। ये यूनिट कन्वर्जन बच्चे सुपर 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 इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके जेईई मेन के पेपर में कभी ना कभी ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे रिलेटेड पूछा जाता है। इसके अलावा देखो, अगर आप बारी बारी इस लंबी कैलकुलेशन H इंटू N इंटू H इंटू C बाय लैम्डा, इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ जो सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, #SV शॉर्टकट के नाम से बहुत फेमस, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। सपोज करो आपको किसी भी वेव की एनर्जी निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको वेव की एनर्जी निकालनी है और डायरेक्टली आपको वेव लेंथ की वैल्यू गिवन है। अगर वो वेव लेंथ की वैल्यू नैनोमीटर में गिवन है तो पता आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना 1240 डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो जो भी वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे रखी है आप 1240 को उससे डिवाइड कर देंगे। मगर अगर आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो आप 12400 कर देना डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। सो ये दोनों फॉर्मूला इतने तगड़े फॉर्मूला हैं कि आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो जेईई मेन के पेपर में सेव हो जाएगा अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है और आपको एनर्जी निकालनी है एंड एनर्जी की कैलकुलेशन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं बच्चे आज के 5वें कॉन्सेप्ट के नाम से, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप डायरेक्टली कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? सपोज करो एक मेटल का सरफेस है जिसपे कुछ इलेक्ट्रॉन है, आपने एक एनर्जी डाली मान लो E1 जिसकी वैल्यू है H इंटू न्यू। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से धक्के मार के बाहर निकालने के लिए कुछ थ्रेशहोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। वो जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है उसको हम वर्क फंक्शन W0 या फिर फाई के नाम से लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है H न्यू
माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलेगा। इसी एच न्यू नॉट को बच्चे हम वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम फाई के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसी से रिलेटेड, सपोज करो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, वेवलेंथ का डेटा दे रखा है, तो आप कर देना एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट विच विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये फॉर्मूला भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है? तो मुझे बताइए। अब इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जहां पर बच्चे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि मैं कितना पोटेंशियल अप्लाई करूं, मैं मिनिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई करूं कि ये जो मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा था, ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा था, इसकी मूवमेंट को स्टॉप कर देना है। इसको रोकने के लिए मुझे मिनिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, वी नॉट। आपको जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है उसको मैंने वी नॉट कह दिया। अब जो भी आपके पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, जनरली मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी उसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें। क्या करना है? सिंपल, जेईई मेन का डायरेक्ट सवाल आता है। जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी थी, जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी थी, उसको डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दो, आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप यहां तक की सारी कहानी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे मूव करते हैं बच्चे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको मैं बोलती हूँ बहुत ही अंडररेटेड फॉर्मूला है। इसको लोग बहुत ज्यादा भाव नहीं देते, बट इससे जेईई मेन के इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। फॉर्मूला है बच्चे mvr इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई। क्या है ये? वो जो हमने पोस्टुलेट दिए गए थे, है ना, ये वही एक पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है that will be integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, सो mvr is equal to nh upon 2 pi। अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कोई भी क्वेश्चन अटक जाता है तो मेरी बात बड़े ध्यान से याद रखना कि इस फॉर्मूला को एक बार निहार के देख लेना, mvr is equal to nh by 2 pi। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ बच्चे अब मैं 3 ऐसे फॉर्मूला सिखाना चाहती हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे डायरेक्टली जेईई मेन में सवाल बनते हैं। वो होता है बच्चे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये जो आप रेडियस निकालते हैं एंगस्ट्रॉम में निकलता है। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली हमारे पास आता है कि आप कैलकुलेट कर बताएं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी nth ऑर्बिट में निकालने का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय z बाय n मीटर पर सेकेंड। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में कि रेडियस में n स्क्वायर बाय z आता है या z बाय n आता है या n स्क्वायर बाय z स्क्वायर आता है एंड समथिंग। बच्चे इन पर्टिकुलर फॉर्मूला से डायरेक्ट सवाल पेपर में बनते हैं, तो आपको कम से कम ये फॉर्मूला 100% फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। पेपर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ n स्क्वायर बाय z था या z स्क्वायर बाय n था एंड सो ऑन। इसी के साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू होती है -13.6 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बच्चे ये तीनों फॉर्मूला आपको जो एग्जैक्ट मैंने यूनिट्स रखी हैं यूनिट्स के साथ याद होना चाहिए। रेडियस होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी होता है 2.188 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की वैल्यू होती है -13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब कई बार वो इन्हीं का मिक्सचर फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है। मिक्सचर फॉर्मूला ये होता है कि आपको अगर वो पूछ ले कि बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या, तो आपने टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली, उसका नेगेटिव कर दो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी।
एंड अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पूछूं तो दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के पेपर में डायरेक्टली यहां से सवाल बनते हैं। क्या है रिलेशन? द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नया टॉपिक, छोटू सा टॉपिक, जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको याद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपसे वेव नंबर निकालने को बोला जाता है। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ, जिसको निकालते हैं RH, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 जो भी आपकी लोअर ऑर्बिट है उसका स्क्वायर माइनस 1 जो आपकी हायर ऑर्बिट है उसका स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चे Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है जैसे हीलियम प्लस लिथियम 2+, तो आपको Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना याद रखना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या फॉर्मूला? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1/n लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1/n हायर ऑर्बिट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर। Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना बच्चे भूल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली आप बच्चों को भूलना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए बच्चे, ये मेरा इतना इंपॉर्टेंट मतलब इतना फेवरेट पॉइंट है क्योंकि ये मेरे टाइम पे जेई एडवांस IIT जेई के पेपर में आया था। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की वजह से मेरे स्कूल मतलब जो मेरे ट्यूशन के सर थे उन्होंने स्केल मारा था। जो बच्चे मेरे से रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं आई थिंक उनको पता होगा। मैं आपको इस फॉर्मूला को इसलिए मतलब इतना ज्यादा इस पे, है ना, क्या कहते हैं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, इतना ज्यादा मैं इस पे एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल बनता है। सपोज करो बच्चे आपके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है और आपको गिवन है कि वो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी उसकी है। अब आपको मुझे बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो जो वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी स्पीशीज है अगर उसका मास m दे रखा है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं पता मगर मुझे ये पता है कि उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है, वो पार्टिकल कितने वोल्टेज में मूव कर रहा है, तो मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू m मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल, कि उस पार्टिकल का चार्ज कितना है और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल आएगा, यू विल थैंक मी लेटर। जिन बच्चों के पेपर में सवाल आएगा एक बार मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल आया था। आज की क्लास का 14th इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे, जिसको हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी CERTAINITY, स्पेलिंग में मत जाना, मैं इतना फास्ट पढ़ा रही हूँ कि स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने किसी पार्टिकल का, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन मेजर किया और उसी टाइम साइमल्टेनियसली अगर आप एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर करते हो तो आपको दोनों की करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती। देयर मस्ट बी सम एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम अगर आप साइमल्टेनियसली उनको मेजर कर रहे हो। सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां पर भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, h अपॉन 2 था या h अपॉन 4 आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। देखो दो इसका तो याद रखने का तरीका इट विल बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 और इसी को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स डॉट मोमेंटम को मैं लिख सकती हूँ m टाइम्स डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 यहां से भी बच्चे डायरेक्टली सवाल आपके जेईई मेन के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 14 छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ करवा चुकी हूं। आज की क्लास का 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम नोड्स के नाम से जानते हैं। आप जानते हो बच्चे, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल नोड्स कितनी होती हैं, n-1। नोड्स 2 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी एंगुलर नोड्स, एक होती है हमारी रेडियल नोड्स। तो हमारी एंगुलर नोड्स होती हैं बच्चे L और रेडियल नोड्स कितनी बच जाएंगी, L-L-1।
वंस अगेन यहां से डायरेक्ट सवाल आप जेईई मेन के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपसे पूछेगा टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला n-1। आपसे पूछेगा एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला l, और रेडियल नोड्स पूछेगा तो n-l-1। ठीक है, इसी के साथ साथ 16th इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं 4 क्वांटम नंबर के बारे में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जानते हो? अगर n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू केवल 0। ये भी आप जानते हैं l अगर 0 है तो s ऑर्बिटल, l अगर 1 है तो p ऑर्बिटल, l अगर 2 है तो d ऑर्बिटल, l अगर 3 है तो f ऑर्बिटल। ये वैल्यूज पता है। आगे देखिए, तो ये क्या बन जाएगा? 1s। एक होता है अगर n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? या 0 या 1। अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0। अगर l की वैल्यू 1 तो m की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? -1, 0, 1। यानी कि ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा s, तो 2s ऑर्बिटल, एक बन जाएगा 2p ऑर्बिटल। ये बात सबको समझ आ गई। और क्योंकि m की 3 वैल्यूज हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2px, 2py एंड 2pz। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए क्या क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है, क्या क्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पॉसिबल है, क्या क्या स्पिन क्वांटम नंबर पॉसिबल है, ये भी आप बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ मेरे लास्ट के 3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। आपसे जेईई मेन के पेपर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको कहेगा कि RR वर्सेस R का ग्राफ बनाइए। तो जब आपको RR वर्सेस R का ग्राफ बनाना है, आपको ये बात याद रखनी है ना, जब भी आपको RR वर्सेस R का ग्राफ बनाना है, ये बात याद रखनी है बच्चे, S का ग्राफ है ना बच्चे, आपको बस एक चीज याद रखनी है, S का ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, PDF का ग्राफ नीचे से शुरू होगा। S का ग्राफ ऊपर से शुरू, PDF का ग्राफ नीचे से शुरू। और जब जब रेडियल नोड आएगा, जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा, और जो साई है या रेडियल, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है r, इसकी वैल्यू जो है प्लस और माइनस, ये वैल्यूज चेंज होंगी। ये बात सब बच्चे जानते हैं। अब एक और छोटी सी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे r² r वर्सेस r का ग्राफ बनाना है, याद रखिए s का ग्राफ ऊपर से चालू होगा, PDF का ग्राफ नीचे से चालू होगा, मगर ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि मैं स्क्वायर ले रही हूं। जिन बच्चों के ऊपर से गया है घबराइए मत, मैं आपको एक एग्जांपल देके सिखाती हूँ। सपोज करो मेरे पास 2s का ग्राफ बनाना है, मुझे 2s का ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ मुझे बनाना है RR वर्सेस R का, एक ग्राफ मुझे बनाना है R² R वर्सेस R का। सबसे पहले आप 2s के लिए लिखिए, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू कितनी? 0। आप रेडियल नोड्स निकालिए। रेडियल नोड्स निकालने का क्या फॉर्मूला सिखाया था? n-l-1। तो 2 - 0 - 1 यानी कि कितने नोड आने चाहिए? 1। यानी कि ग्राफ x एक्सिस को एक बार टच करना चाहिए, ग्राफ x एक्सिस को एक बार टच करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि s का ग्राफ है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। क्योंकि s का ग्राफ है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। अगर RR वर्सेस R का ग्राफ बनाया तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, एक बार x एक्सिस को टच करेगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। मगर जब मैं स्क्वायर करूंगी तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, मगर केवल एक ही बार एक्सिस को टच करेगा, और दोनों के दोनों जो पॉइंट्स आएंगे वो ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे। क्या ये बात सही है? सो ये बन गया हमारा RR वर्सेस R और R² R वर्सेस R का ग्राफ। द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज सेशन, अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे 4πr² R² वर्सेस R का ग्राफ आप बनाकर दिखाए। 4πr² R dr भी लिखा होता है, इसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू R बनाकर दिखाए। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, चाहे आपके पास s ऑर्बिटल हो, p हो, d हो, f हो, ग्राफ हमेशा 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 नीचे से ही स्टार्ट होगा। चाहे s ऑर्बिटल p हो, d हो, f हो, ग्राफ हमेशा नीचे से ही स्टार्ट होगा। क्या ये बात सबको समझ आई? दूसरी चीज, जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा यानी कि उतने हमारे रेडियल नोड्स होंगे।
जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने हमारे रेडियल नोड्स होंगे। एक और चीज, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, पीक की हाइट बढ़ेगी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पीक की जो हाइट है वो बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम नहीं समझ आया, एक एग्जाम्पल देकर बताइए। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज करो आपको 4 पाई आर स्क्वायर आर डी आर का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू आर। कई बार पेपर में इसी को पी आर भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बार पेपर में इसी को पी आर भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपको मैं बोलती हूँ मुझे 5D का ग्राफ बना के दिखाइए। किसका? 5D का। स्टेप नंबर 1, n कितना? 5। l की वैल्यू कितनी? देखो 0 1 2 3, ये s होता है, ये p होता है, ये d। तो l की वैल्यू कितनी? 2। तो रेडियल नोड्स निकालना बच्चे। रेडियल नोड्स कितने निकलेंगे? n माइनस l माइनस 1। तो 5 में से 2 में से 1 गया, कितने हो गए? 5 में से 3 गया, आंसर कितना आया? 2। यानी कि 2 बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, 2 बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ग्राफ स्टार्ट। फाइनली 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आपसे एक और मिनट मांगती हूं। याद रखिएगा ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, हमेशा यहां से। तो एक नोड यहां आएगा, पीक की हाइट इंक्रीज करेंगे, दूसरा नोड यहां आएगा, मगर अभी मुझे यहीं तक छोड़ना नहीं है ना, तो एक तीसरा मुझे पीक बनाना है। नोड 2 होंगे, है ना, रेडियल नोड्स 2 होंगे। एक और छोटी सी आपको हिंट दे देती हूँ, जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे दे विल बी इक्वल टू, या आप ये सोच सकते हैं द नंबर ऑफ पीक्स। पीक्स कितनी होंगी? पीक्स विल बी इक्वल टू जितनी बार आप टच करेंगे एक्स एक्सिस को +1। बस ये शॉर्टकट याद रख लीजिए। जितनी बार आप एक्स एक्सिस को टच करेंगे, 2 बार आपने टच किया, मगर पीक कितनी होंगी? 3। सो यहां तक मैंने आपका पूरा का पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एकदम रफ्तार तरीके से डिस्कस करा है। एंड आई गिव यू माई एश्योरेंस कि आगे जेईई मेन या नीट के पेपर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्मूला, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आगे पीछे होगा। ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आप बच्चों के लिए यूजफुल था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड ऐसे और सारे सेशंस देखने के लिए मेक श्योर यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर टू दिस चैनल, यू आर अ VCN ऑफ द चैनल। सो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।